देखिए, देखो सबसे बड़ा चीज़ होता है माइंडसेट। और हम देख रहे हैं कि पिछला 2 साल में आपका माइंडसेट वो ही नहीं पाया जो हम चाहते, या हमारे जैसे और भी टीचर। कहीं ना कहीं एज का असर है। हमको लगता है कि 2 महीना और 3 महीना एज और बीतेगा ना, बस ये माइंडसेट तुम्हारा चेंज। 12th जैसे पास हुआ, दिमाग तुम्हारा एकदम हल्का हो जाएगा, फिर इतना भटकोगे नहीं तुम। ये जो बोलना पड़ता है ना कि खिस्सा नहीं कीजिए, ये सब आप ऑटोमेटिक अपने आप बंद कर दें। खैर, शांत रहना चाहिए आप। देखिए इधर, केमिस्ट्री का सिलेबस देखो थोड़ा बड़ा है। चीज़ें कैसे डिलीवर की जाएंगी ये जानना बहुत ज़रूरी है और समझना भी है कि यदि हम स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर वे में प्लानिंग ना करें तो फिर गड़बड़ करेगा वो आगे चल के। 4 मिनट के लिए सुन लीजिए आप, फिर हम पढ़ाई। केमिस्ट्री में टोटल 16 चैप्टर है। बात जो हम किए थे, सबसे पहले सॉलिड पढ़े, फिर सॉलिड स्टेट पढ़े, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर केमिकल। फिर आप याद कीजिए लास्ट में ये सरफेस केमिस्ट्री जस्ट बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लास्ट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहाँ पर क्या था ना कि हम साइंस में नहीं चल रहे थे जब हम आपको पढ़ा रहे थे। उस समय हमारे दिमाग में ये था कि आपको आना है, समझाना है, तो हम अपना एक सीक्वेंस पकड़े हुए। लेकिन अब ये सारा चैप्टर समाप्त हो चुका। ब्लॉक अब थोड़ा सा बात हुआ है, तब बात हो ही जाएगा आगे, तो आपका टोटल चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक पी ब्लॉक एलिमेंट को छोड़ के, कि वो अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, वो भी खत्म हो जाएगा तब तक में तो। अदरवाइज अभी हम लोग चलेंगे पहला चैप्टर। एंड देन पी ब्लॉक आता है। पी ब्लॉक को फिर आ जाएगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर आ जाएगा ऑर्गेनिक। और हम सीखी बात, जैसे आप कई आदमी जब हम वाला डाले, अलग अलग सब्जेक्ट का तरीका अलग अलग शेयर करने। और जहाँ भी आप पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हैं, तब से आप। अब हम ये बात क्यों, क्रैश कोर्स तरह से, एक तरीका ये है कि हम सॉलिड हेडिंग लिखें। लेकिन दिक्कत क्या है ना, ये बस इतना ज़्यादा लंबा है कि इतना भी हम कंसाइज करते हैं, फिर भी आप देखिए बड़ा हो जाता है। फिर सिलेबस खत्म करना, और आप एक बार खेल चुके हैं। इसीलिए इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हर्बली आज जैसे फर्स्ट किसी भी चैप्टर का जो पहला क्लास हो, हर्बली पूरा कराएंगे आपने क्या। फिर उसमें फिर हम सीधे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को 4 से 5। तीसरा लास्ट बात आपके रिगार्डिंग ये बात है, यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। थोड़ा दो तरह के आदमी यहाँ बैठे हुए हैं। एक वो हैं साल भर पढ़े हैं, ढंग से समझे, लेकिन सिलेबस इतना बड़ा है कि कितना भी पढ़ लें, लगती है कि हमें। वैसे आदमी को जब हम यहाँ पढ़ा रहे होंगे, याद दिला रहे हों, रिवाइज करा रहे, आपको लगेगा कि हाँ ये थे, फिर से एक बार। लेकिन वैसे लोग क्लास नहीं, या कुछ लोग क्लास किए भी हैं आए हैं, चाहे कारण इसके। कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 साल पढ़े ही नहीं, कुछ सीधे क्रैश। इन सभी लोग होते हैं, एक्सेप्शन नेवर भी काउंट के ही ऐसे। अब हम आपको जानते नहीं हैं उतना ज़्यादा कि आप यहाँ पढ़े, उनको तो यहाँ नहीं पढ़े बारे में हम कुछ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आप एक चीज़ दिमाग में सेट कर लीजिए,
हम सेट कर चुके हैं। ये अगला 1.5-2 साल जब तक आप हमारे यहाँ, हमारा टारगेट था कि हम आपको बता दें, और अब मेरा टारगेट बदल गया है। अब जो सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, मेरा टारगेट कहीं से नहीं है कि हम आपको सीख, फिर आप कहिएगा कि पहले दिन नेगेटिव नहीं, हम आपके लिए पॉजिटिव। इससे पहले आपके एग्जाम में क्या पूछता है, नहीं पूछता है, कैसे पूछता है, हम इसका ज़्यादा चर्चा नहीं करें, क्या कर रहे थे, बताते जा रहे हैं। लेकिन अब वो काम नहीं कर, अब सीधा टू दी पॉइंट काम करेंगे, बस वो काम करेंगे जो, और जो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, सारा सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले आपको बनाने दिया जाएगा, तो आप एक बार बना के लाइएगा, फिर एक एक करके हम खुद और किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक दिन पहले बता दिया जाएगा, रिवाइज कर लीजिए। और जो लोग पढ़े हैं, चाहे यहाँ पढ़े हों या कहीं, आप उस चैप्टर का पास में रखिए, कहीं भी पढ़े होंगे सर आपको पढ़ाई ही होंगे, बोर्ड लेवल पर पढ़ाने का ही मान, सिलेबस की तुलना में कुछ इतना ज़्यादा, जो वीक है के लिए भी ज़्यादा दिमाग, यदि नहीं समझ पा रहे हो तो, हाँ सही कह रहे हैं, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। अब एक बात बताइए, अब हम आपको केमिस्ट्री समझा पाएंगे, अब है 2 साल में जो चीज़ हम आपको नहीं कर पाए, जब हम कर क्या सकते हैं, मदद कर सकते हैं, बस वही जो दिमाग में हम सेट किए वो आप भी सेट कर लीजिए कि अब आपको केमिस्ट्री एग्जाम में स्कोर कैसे करना है, बस हम लोग पढ़ाने का तरीका। अभी हम सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने वाले हैं, सॉलिड स्टेट को वर्बली हम 20-25 मिनट में समझाएं क्या क्या पढ़े, के बाद आपको एक सेट दिया जाएगा, हार्ड कॉपी भी दिया जाएगा और इसका सॉफ्ट कॉपी ऑलरेडी जा चुका है शारदा केमिस्ट्री, यदि आप लोग जो मिला होगा ना उसमें देखे होंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट क्वेश्चन, यदि आप सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो मोबाइल में पीडीएफ चला गया है, ऐप में भी चला गया है, जो लोग क्लास करते हैं रेडी मटेरियल, और शारदा केमिस्ट्री चैनल पे भी चला पीडीएफ में, पीडीएफ मिल गया। यदि आप चाहते हैं कि आप इसका हार्ड कॉपी लें, 5 रुपया जमा करके ले लीजिएगा, यदि लेना चाहते हैं तो बाहर निकलवा, हम आपको नहीं बोल, यदि आप मतलब आपके पास एक ऑप्शन है, चाहिए सारा हार्ड कॉपी आप, तो अभी जब हम रिवाइज करा के छोड़ेंगे तो कल अभी जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये कल क्वेश्चन आपको सॉल्व करके, आप क्रैश कोर्स ले आए हो लेकिन पढ़े होंगे, और पढ़े होंगे तब ना आपको एहसास होगा कि आप कहाँ खड़े हैं, आपको कि जो क्वेश्चन बन जाएगा ठीक है, नहीं बनेगा, एक तरफ से जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिक वो सॉल्व हो जाएगा, के बावजूद भी आप अलग से कुछ, आप हमेशा स्वतंत्र, कभी भी कहीं भी क्लास में खड़ा खत्म है, इसलिए हम आपको हमेशा अलाउ करते हैं। ऑब्जेक्टिव जब हो जाएगा तो फिर सब्जेक्टिव पर, इसे हम सोच पहले 16 चैप्टर ऑब्जेक्टिव खत्म कर, उसके बाद आएंगे सब्जेक्टिव। ऐसा इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि आज हम सॉलिड स्टेट खत्म करेंगे तो ही जाता है ऑब्जेक्टिव में, टाइम भी बहुत, तो मान लीजिए कि 16 चैप्टर है, कम से कम 30 लेक्चर तो चला ही जाएगा, बहुत ज़्यादा भी 5 लेक्चर फिर भी इफेक्ट। आज मान लीजिए कि यदि हम सब्जेक्टिव पढ़, 25 दिन के बाद फिर सॉलिड स्टेट आएगा, होगा क्या कि चीज़ें आपको बार बार लगातार रिवाइज होती रही, फिर आप टेस्ट दीजिए, देखिएगा कि फिर से रिवाइज हो रही है, आप यकीन मान जवान पढ़ा जाएगा, जितना क्वेश्चन पूछेगा ना बोर्ड, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 2 मिनट आपको नहीं लगेगा, 70 में मात्र 35, खाली तुमको ढूंढने में जो टाइम लग जाए, 35 जो बनाना है वो कर लेते हैं, फिर सब्जेक्टिव आएंगे। सब्जेक्टिव में क्या करना है, ऐसा है तो आप खुद कर लेंगे, आपको छोड़ देंगे खुद करने के लिए, और जो क्वेश्चन आने की जरूरत,
लेकिन वैसे लोग बिल्कुल पढ़े ही नहीं है, तो लिख पूरा का पूरा चाहिए, फिर पूरा। चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें आपका कोई सजेशन हो तो आप बोल सकते हैं। आप ही आप हैं ही हम हैं। आपको क्या चाहिए बताइए, आप क्या चाहते हैं? चलिए हम करते हैं, आप एक चैप्टर करते हैं फिर आपको सजेस्ट कीजिए। सुनिए, सबसे पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। अभी कुछ नहीं लिखना है, आज कुछ लिखना ही नहीं है। कॉपी भी बंद कर लीजिए, कॉपी नया ले लीजिएगा लेकिन कॉपी अभी बंद कर लीजिए। आज कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ सुनिए। सुनिए नहीं, सिर्फ झेलिए हमको। यदि नहीं पढ़े होंगे तो। सॉलिड स्टेट में सबसे पहले सॉलिड को डिफाइन किया गया। सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों क्या होता है, फिक्स होता है। और सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, इस बेस पर सॉलिड कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, बताइए कौन? एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। अब जैसे मान लीजिए कि ये सॉलिड है, कोई भी एक सॉलिड उठाते हैं, ये जैसे सॉलिड, ये जो सॉलिड है ये काफ़ी छोटे पार्टिकल से मिल, ये पार्टिकल्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स हो सकते, आयंस हो सकते, कुछ भी होगा, लेकिन टीनी पार्टिकल होता है, काफ़ी छोटा पार्टिकल होता है, वही सब आपस में। वो जो छोटा छोटा पार्टिकल जिससे बनकर यह सॉलिड बना है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट सॉलिड के अंदर कैसा है, रेगुलर है या इरेगुलर है, इस आधार पर सॉलिड कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक क्रिस्टलाइन, दूसरा एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन में क्या होता है, रेगुलर या इरेगुलर? इसका ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये थ्री डायमेंशनल रेगुलर पैटर्न होता है। अब यहाँ पर थ्री डायमेंशनल रेगुलर पैटर्न का मतलब क्या है, आप इस बात को समझ। जैसे आयरन का आप एक रॉड लेते हैं, आयरन के रॉड में कौन सा पार्टिकल होगा? आयरन का एटम होगा। आयरन का जो एटम होता है, एटम का शेप स्फेरिकल होता है और ये बिल्कुल रेगुलर वे में अरेंज्ड होता है, इस तरह से। तो हम रेगुलर अरेंजमेंट कहते हैं। और यही अरेंजमेंट यदि कहीं किसी को दिखा दिए इस तरह से, ये वाला जो अरेंजमेंट हो गया, ये कैसा अरेंजमेंट? इरेगुलर हो गया। ये वाला जो सॉलिड है ये कहलाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड वाला सॉलिड। कुछ एग्जांपल की मैं यदि बात करूं, तेल हो गया, जिंक या जितना भी मेटल है, ये सारा का सारा, ये सब किस टाइप का एग्जांपल होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। जितना भी फाइबर है, जितना प्लास्टिक, जितना भी ग्लास है, ये सारे एग्जांपल किस, जितना भी रबर टाइप का चीज़ है, टायर ट्यूब टाइप का चीज़, ये सब किस टाइप के होते हैं? अमorphous solid। तो आपको वहां पर बताया गया था क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस। अब देखिए इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज क्रिस्टलाइन एंड व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन, इट्स लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोनों के डिफरेंस को भी चेक करना। आप याद कीजिए डिफरेंस में, डिफरेंस में सबसे पहला था कि इसका रेगुलर पैटर्न होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसका इरेगुलर पैटर्न होता है। आप दूसरा याद कीजिए, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसका मेल्ट शार्प होता है, और ये प्लास्टिक टाइप का चीज, डल मेल्टिंग पॉइंट होता है अमॉर्फस सॉलिड। डल मेल्टिंग, जितना दूर गर्म होगा उतना दूर गल जाएगा, बाद बाकी जैसे था वैसे रह जाएगा। जैसे प्लास्टिक को आप गर्म कीजिए तो जो भाग आग पर रहेगा देखिएगा उगल के गिर गया, बाद बाकी जो आपके हाथ में है जैसा पहले था वैसा बाद में है। लेकिन तनी लोहा को गर्म करके हाथ से पकड़, आदतें छोड़, एक छोर यदि आप उसका गर्म कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो हीट को कंडक्ट करते करते आपके हाथ तक पहुंचेगा। और गलने का तो छोड़िए, गर्म होगा इतना धीरे धीरे कि आपका हाथ छूट जाएगा, धीरे धीरे गलेगा तो एक ही पॉइंट पर गलेगा। यदि 1500 डिग्री सी पर वो मेल्ट करता है तो 1500 डिग्री पर पूरा का पूरा सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में चला जाए। जबकि शक्कर के साथ, वो शक्कर ढेला वाला होता है ना, मकर, वो सब टाइप का चीज देखिए, कढ़ाई में डाल दीजिए, नीचे पेनी चलता है, ऊपर वाला जैसा था वैसा रह जाता है। इस टाइप का जितना भी सॉलिड है ये सब एमॉर्फस सॉलिड, डल मेल्टिंग पॉइंट। फिर आप याद कीजिए, आपको बताया गया आइसो आइसोट्रॉपिक के बारे में। ये एनाइसोट्रॉपिक होता है और वो आइसोट्रॉपिक होता है। आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक के बारे में बताया गया था कि
यह एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिस किसी सॉलिड का ऐसा प्रॉपर्टी है डायरेक्शन में डिफरेंट हो तो एनाइसोट्रॉपिक और सारे पॉसिबल डायरेक्शन में आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक भी आते हैं के रूप में कहा गया है। ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा या आपके पास पीडीएफ होगा सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर आप याद कीजिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के नेचर के आधार पर द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड। याद करो क्या मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, वैलेंट सॉलिड, एक था मेटालिक सॉलिड। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हालांकि आप कॉपी पढ़िएगा तो लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं के लिए हम इसको हर बात को यदि हम यहाँ पर आप देख लेक्चर सारा का सारा रिकॉर्डेड लेक्चर है और पूरा रिकॉर्ड के साथ हम बोल रहे हैं। इस लेक्चर टोटल लगा था टोटल 19 लेक्चर्स और लेक्चर जो एवरेज लेक्चर है 45, फिर तो उतना टाइम लग जाए। इसके बाद आप याद कीजिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट सॉलिड सिस्टम कई तरीके से हो सकता है। आप याद कीजिए वो क्यूबिक हुआ करता था, हेक्सागोनल, साइक्लिनिक, सॉरी सॉरी हेक्सागोनल हो। इस आधार पर आप याद कीजिए टोटल बेसिक यूनिट सेल कितना 7। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हाउ मेनी बेसिक यूनिट कितना होता है 7 और उस बेसिक यूनिट सेल में डिफरेंट अरेंजमेंट करके टोटल 14 ब्राभियास लेटिस हुआ करता। इसी ब्राभियास लेटिस को स्पेस लेटिस कहा करते थे और इसी संख्या 14। तो यहाँ पर दो बात याद रखने वाला चीज है, एक टोटल बेसिक यूनिट सेल जो कि 7 होता है और टोटल ब्राभियास लेटिस 14 होता है। इसी ब्राभियास लेटिस को स्पेस लेटिस भी हम कहते हैं। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको लिख कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ मत लिखिए, जरूरी चीज़ होगा वो हम खुद लिखा देंगे, आप सिर्फ सुनिए सुनिए, कुछ नहीं लिखना है, जो जो जरूरी चीज़ है आप खाली सुनिए ना आएगा यहाँ आराम। देखो टोटल बेसिक यूनिट सेल कितने होते हैं 7 और टोटल ब्राभियास लेटिस 14। अब यदि हम आपको ब्राभियास लेटिस याद दिलाएं कि ब्राभियास लेटिस क्या था तो आप याद कीजिए क्यूबिक अरेंजमेंट में तरह का ब्राभियास लेटिस था, याद है आप? एक बनाता था SC, एक बनाता था BC और एक बनाता था, अब आप याद कीजिए SC FCC का जो कंपैरेटिव एनालिसिस बहुत सारी बातें थी। चलिए एक एक करके हम उसको। सबसे पहला बात सिंपल क्यूबिक एक ऐसा बेसिक यूनिट का अभ्यास लेटिस है क्यूबिक सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहता है और कहीं भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यदि इस तरह से सिर्फ कॉर्नर पर हम बॉल को दिखा रहे हैं क्या कहलाएगा सिंपल क्यूबिक का मतलब एक एक सिंपल क्यूबिक बनाने में पार्टिसिपेट कितना एटम करता है 8 और वो कहाँ रहता है 8 कॉर्नर पर। फिर आप जब BC पढ़े थे तो आप याद कीजिए सभी 8 कॉर्नर पर रहता था और बिल्कुल बॉडी के सेंटर में डायगोनल को कट करके हम लोग मिलाते थे और यहाँ पर बिल्कुल इस जगह पर रहता था, इस तरह से दिखाया जाता था। याद है ये क्या बोलते थे पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स के 8 कॉर्नर पर और एक बॉडी के सेंटर में टोटल हो गए 9। उसके बाद एक हुआ था FCC। FCC एक ऐसा यूनिट सेल था, ऐसे देखो सुनो ये सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है ना जिसको समझ में आ गया उसको बहुत बढ़िया लगता है, समझ में नहीं वास्तव में हम अपने दृष्टि लेकिन चूंकि ये सारी चीजों को समझे हम सब बात समझते हैं हो सकता आप ज़्यादा टेंशन बात है जिसको आप याद कीजिए। उम्मीद करते हैं आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आप कितना समझते हैं कि आपको पर लाना बशर्ते कि जितना अभी जैसे FCC क्या था बताइए। FCC एक ऐसा यूनिट सेल था जिसमें सारे कॉर्नर पोजीशन पर कंस्टिट्यूएंट
पार्टिकल्स होते हैं। देखो यदि दिखना चाहते हो ना तो यहाँ हम ओपन करेंगे, लेकिन कल तो आज भी उतारवे करेंगे, अपने आप में कोई बदलाव ही नहीं करोगे, आगे कैसे और बढ़ता चला जाएगा, कुछ तो नहीं कर। तरीका थोड़ा इसमें बदलेगा पढ़ाने का, आप इसको देख सुनिए आगे। एफसीसी में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ कहाँ रहता था? आठों कॉर्नर पोजीशन पर, और एक कहाँ रहता था? सभी फेस के सेंटर में। हाउ मेनी फेसेस आर प्रेजेंट? 6. हाउ मेनी कॉर्नर्स? 8. एंड इज साइड 12 होता है। 12 होता है, ये सब समझाया गया था, तो सबका इसे ये सब पूछता नहीं है। एससीबीसीसी एफसीसी को समझ रहे हैं आप? अब आप याद कीजिए, इसमें एससी में इफेक्टिव एटम 1 हुआ करता था, बीसीसी में 2 हुआ करता था, और एफसीसी में 4 हुआ करता था। याद है आपको? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रेडियस को निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर एक टर्म में बताया गया था। एससी के लिए होता है ये आर बराबर a/2, बीसीसी के लिए आर बराबर होता है √3a/4, और एफसीसी के लिए होता है a/2√2। यही था ना? या इसी को आप √2a/4 भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से इसका फॉर्म। अच्छा, एक बात याद कीजिए कि सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर एससी का, बीसीसी का, या एफसीसी? एफसीसी का। अच्छा, आप ये बताओ कि एफसीसी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कि हम किस आधार पर कहे थे कि सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट? इस आधार पर कि उस पैकिंग इफिशिएंसी क्या है। जैसे आप किसी क्यूब में 4 बॉल को रखेंगे, बॉल का कुछ पार्ट बाहर चला जाएगा और बॉल का कुछ पार्ट अंदर आ जाएगा। अंदर वाले पार्ट को ही ना हम लोग इफेक्टिव एटम के अंदर एससी में आता था, याद करो वीडियो दिखाए, कट कर कर करके एक आया था, फिर भी 8 कॉर्नर, फिर एफसीसी में 8 कॉर्नर से एक, और एक फेस से आधा को, 6 फेस से 3, तो कट एनिमेटेड वीडियो था जिस पर आपको ये सब बताया गया था। इतना टाइम नहीं है कि अब फिर से हम दोबारा उसको दिखा सके। हम दिखा भी क्या देंगे आप, लीजिएगा ये सारी बातें, तभी आप सब आदमी ऐसा ले लीजिएगा। आज नहीं ले सके तो पैकिंग इफिशियंसी आप बताइए तो, सिंपल क्यूबिक में भरा हुआ भाग कितना था? 52%। वाइड कितना था? 48%। थोड़ा ध्यान से। पीसीसी में कितना इफिशियंसी था? 68%। या उसका पैकिंग फ्रैक्शन, जिसको फ्रैक्शन में जब बोलते हैं तो में बोला जाता था, उसी को इफिशियंसी परसेंटेज में बोलते। खाली कितना रहता था वाइड पार्ट? 32%। और ये एफ 74% भरा हुआ था और 26 खाली था। ये तो एक सिंपल सी बात है कि कोई इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट, जितना ज़्यादा भरा हुआ रहेगा वो उतना कॉम्पैक्ट, और उसका स्ट्रेंथ होगा। और आप यह भी याद कीजिए कि आपको बोला गया था कि नेचर में जितना सॉलिड पाया जाता है का 60% अरेंजमेंट किसमें? एफसीसी। याद रखिएगा, जितना भी सॉलिड नेचर में पाया जाता है, सारे सॉलिड का लगभग 60% का अरेंजमेंट। तो ये सब एक जनरल बातें थी फर्स्ट पार्ट की। इसके बाद आगे जो हम लोग पढ़े थे ये था परफेक्शन डिफेक्ट्स इन। डिफेक्ट में बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन बात इंपॉर्टेंट है। एक शॉर्टकी डिफेक्ट, एक फ्रैंकेल डिफेक्ट, और एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंतर्गत आने वाला टर्म एफ सेंटर। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट डिस्कस। सबसे पहले हम एक नॉर्मल सॉलिड बनाते हैं, बस याद दिलाने के लिए। आप याद कीजिए, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट आयनिक सॉलिड में एराइज होता है। आयनिक सॉलिड में, जहां पर M + X- करके दिखाते थे। M+ इंडिकेट करता है किसको? मेटल आयन को, और X- इंडिकेट करता है किसको? नन मेटल आयन को। यानी ये केटायन और दूसरा एनायन। केटायन आयन एन। इस तरह से जब हम अरेंज करते हैं
पहले आप ये बताइए कि ये जो arrangement है ये रेगुलर है या इरेगुलर है? ये रेगुलर है। आप कैसे बोले ये रेगुलर आधार पर बोले? आप ये बोले ना कि ये रेगुलर है, तो इसके पीछे का कुछ कारण होगा। रेगुलर इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि हमको पता है इसके आगे क्या होगा, इस एम प्लस। ये रेगुलर है तब ना आप एम प्लस बोल कि एक्स एक्स माइनस। ये रेगुलर अरेंजमेंट, ये सॉलिड विदाउट एनी प्रकार का कोई, ये एक लेयर है, इसी के जैसा दूसरा लेयर बनाइए, इस पर डालिए, तीसरा लेयर बनाइए, डालिए, चौथा लेयर बनाइए, ये सब याद है किए थे हम लोग का। अब बता रहे हैं शॉर्टकी डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट होता है सॉलिड क्रिस्टल में इसमें सेम संख्या केटायन और एनायन वैकेंसीज। जैसे मान लीजिए एक मेटल आयन यहाँ से गायब हुआ, एक नन मेटल आयन अब सेम संख्या में गायब हुआ, तो ये सॉलिड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा, इस पर कोई चार्ज हावी नहीं, क्योंकि एक प्लस निकला है तो एक प्लस भी निकला। लेकिन जरा सोचिए जहाँ से ये निकला है एटम, वहाँ का तो मास डिक्रीज, डेंसिटी बराबर क्या, मास बाय वॉल्यूम। सॉलिड के वॉल्यूम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब डिफेक्ट आएगा तो ये मेटल आयन और मेटल आयन के निकलने की वजह से या खाली रह जाने की वजह का जो इफेक्टिव वेट होना चाहिए वो कम आएगा, और मास यदि कमेगा तो डेंसिटी कम जाएगी। शॉर्टकी डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एनायनिक एंड केटायनिक वैकेंसी रहती है सॉलिड, यही है शॉर्टकी डिफेक्ट। और इस डिफेक्ट के एराइज डिक्रीज था फ्रेंकेल डिफेक्ट। फ्रेंकेल डिफेक्ट क्या था, ये सब क्वेश्चन, सब फोटो, सारा फोटो बड़ा इंपॉर्टेंट, हर साल पूछता है किसी ने, हर साल पूछता है। सुनिए अब फ्रेंकेल डिफेक्ट क्या है। फ्रेंकेल डिफेक्ट में आप याद कीजिए मेटल आयन, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल आयन ज्यादा हो जाता, मेटल आयन ज्यादा होता था, तो आप याद कीजिए ये नॉन डिफेक्ट के अंदर वाला डिफेक्ट, मेटल आयन और नॉन मेटल आयन का जो रेशियो हो, जैसे यहाँ पर मेटल आयन नॉन मेटल मेटल आयन ये एक कंप्लीट अरेंज किया हुआ सॉलिड है विदाउट एनी डिफेक्ट। अब आप हो एक्स माइनस यहाँ से निकल जाए, अब बताओ एक्स माइनस निकल गया, पहले प्लस चार्ज माइनस चार्ज इक्वल था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था पूरा का पूरा। अब यदि एक्स माइनस निकल जाएगा तो एक चार्ज पॉजिटिव हावी हो जाए, ऐसी स्थिति सोल्व करने के नन मेटल एटम क्या करता था, अपने जगह पर इलेक्ट्रॉन ट्रैप करता छोड़ देता था। यहाँ से जब आप एक्स माइनस निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन, ये प्लेस ही ना क्या कहलाता था, याद है ये कहलाता था। आप याद कीजिए इस आयनिक क्रिस्टल में सेंटर क्रिएट होता है, कलर बदलने लगता है, तो रंगीन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहाँ भी रहेगा कलर को उत्पन्न करेगा। फिक्स है, कलर के बारे में कहते हैं ना कि कब कलर रहेगा कब, तो एलिमेंट कलर कंपाउंड का ये सब बात आपको, इलेक्ट्रॉन जैसे ही अनपेयर्ड होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा कि उसमें एफ सेंटर के वजह से ही उत्पन्न होता है। सब क्वेश्चन बनाइएगा, हम जितना बात आज बोले सब देखिएगा। इसके बाद डिफेक्ट में यही इंपॉर्टेंट है, वैसे इसमें इंप्योरिटीज डिफेक्ट भी होता है, नन मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी होता है, लेकिन वो के बाद आप याद कीजिए प्रॉपर्टीज के आधार पर सॉलिड, सॉरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर सॉलिड को 5 टाइप का बनाया गया। याद करो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक था ना, ये सब फेरोमैग्नेटिक 5 टाइप का। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पर सॉलिड को 3 भागों में बांटा गया, एक था इंसुलेटर,
एक था कंडक्टर और एक था सेमीकंडक्टर। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेमीकंडक्टर। कंडक्टर को दो तरीके से समझा जा सकता है, एक केमिस्ट्री के तरीका से जिस आसान होती है, और एक फिजिक्स के तरीका से जिस बेंड थ्योरी है, और बेंड थ्योरी अभी तक आप, लेकिन वादा करते हैं कि वो हम पढ़ा, टेंशन मत लीजिए, वो पढ़ा देंगे। बेंड थ्योरी भी हम बता देंगे। सुनिए, पहले आप नॉर्मल वे में समझिए, जो इंपॉर्टेंट है उसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है इससे। और ये भी क्वेश्चन ऐसा है ना कि हर हाल में 100% गारंटी है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के रूप में, शॉर्ट टाइप के रूप। थोड़ा सा एन टाइप और पी टाइप को वर्बली समझ लो, बस ये लास्ट है इस सिलिकॉन, जर्मेनियम। आप याद कीजिए, ये सब ग्रुप 14 एलिमेंट, और ग्रुप 14 एलिमेंट के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की 4, और सिलिकॉन और जर्मेनियम अपने सॉलिड में 4 वैलेंट बॉन्ड फॉर्म, यानी एक दूसरे के साथ कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, 4 बॉन्ड से। कार्बन के आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन का एलिमेंट जर्मेनियम, सबके भी 4 इलेक्ट्रॉन। ये आपस में 4 कोवैलेंट बॉन्ड यदि बना लेगा, बताइए सिलिकॉन के आउटर फ्री रह पाएगा, रह पाएगा? ऐसी स्थिति का जो कंडक्टेंस होगा, मतलब बहुत कम होगा, ये ऑलमोस्ट स्टेटर की तरह वर्क करता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और कोई भी सब्सटेंस है ही नहीं, तो कभी भी कंडक्टर नहीं हो सकता। कंडक्टर होने के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्री होना जरूरी है। कुछ ऐसा समझ लीजिए, आदमी कहा कि बहुत जोर से बाढ़ आ गया, पानी है ही नहीं। पानी है ही नहीं तो बाढ़ कैसे आएगा? इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा? करंट का फ्लो तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो। फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? दो जगह, एक मेटालिक वायर में और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। वहाँ दोनों जगह इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉसिबल है। याद कीजिए, इलेक्ट्रिक वायर वाला जो कंडक्टेंस था, इसके बारे में आप फिजिक्स में पढ़े ही होंगे, आप वगैरह पढ़ते हैं। और यहाँ पर जो पढ़ाया गया था, आप याद करो, याद है कंडक्टेंस पढ़ाया गया था ना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कहाँ पर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट पार्ट। बहुत सारी बातें वहाँ कैलकुलेशन वगैरह हुआ था। ये समझते हैं पी टाइप और एन टाइप सेमी। अब इस सिलिकॉन में यदि हम लोग डोपिंग करें, का मतलब होता है किसी अदर सब्सटेंस को इसके स्थान पर डाल। ये 14 ग्रुप एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन, और सभी चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब इसमें जब आप डोप, यहाँ पर दो तरह का केस होता है। एक ऐसा एलिमेंट आप इसमें डालिए जिसके आउटर मोस्ट 4 से कम इलेक्ट्रॉन, और दूसरा केस ऐसा एलिमेंट इसमें डालिए जिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। जनरली ग्रुप 13 एलिमेंट और 15 एलिमेंट पर हम लोग देखो, ग्रुप 13 एलिमेंट का जैसे एलिमेंट है बोरोन या अल्युमिनियम। अल्युमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? यदि आप इस अल्युमिनियम को सिलिकॉन के स्थान पर डाल देंगे, जरा सोचो, सिलिकॉन निकलेगा तो अपना 4 इलेक्ट्रॉन लेके निकले, और अल्युमिनियम आएगा 3 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। अब बताइए, ओवरऑल सॉलिड को नुकसान इलेक्ट्रॉन का या फायदा हुआ? नुकसान हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन का? एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान, इलेक्ट्रॉन का नुकसान मतलब चार्ज कैसा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का नुकसान, कहीं से इलेक्ट्रॉन निकला, चार्ज कैसा? पॉजिटिव। ये किस टाइप का सेमीकंडक्टर कहलाएगा? पॉजिटिव टाइप, या इसी को शॉर्टली हम लोग क्या। अब सुनिए, ये सेमीकंडक्टर कैसे बना, अब इसको समझो। जब सिलिकॉन, देखिए इधर, सिलिकॉन जब यहां से निकला, बॉन्ड कौन कौन टूटा होगा? ये टूटा, ये टूटा, ये टूटा, ये 4 बॉन्ड टूटा ना। और इलेक्ट्रॉन फ्री कितना हुआ? 4। एक इसका, एक ऊपर वाले का। जब इसके स्थान पर अल्युमिनियम आया, फिर ये अल्युमिनियम क्या किया, इसको बॉन्ड के साथ बॉन्ड बना, इसके साथ बॉन्ड बना, इसके साथ बॉन्ड बना लिया, लेकिन
ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन उसको एलिमेंट बदल गया, एलिमेंट बदल गया, इस तरह से बदला कि 4 को लेके गया और आया तो मात्र 3, तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कमी हो गई। ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, सुनना ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। अब ये क्या करता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का होल बना, मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थान था लेकिन अब इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो भरने के लिए सिलिकॉन अपना इलेक्ट्रॉन इसको, बस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट, पॉजिटिव को भरने के लिए बगल वाला सिलिकॉन इसको यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट, को भरने के लिए ये बगल वाला इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो, इधर सब न्यूट्रल होता जा रहा है और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वहाँ पर पॉजिटिव होल बनता चला। इस प्रकार जो कंडक्टर बना तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाया, और सेमीकंडक्टर बन तो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो स्टार्ट हो गया है ना, इलेक्ट्रॉन तो किसी 2 एटम के अराउंड स्थिर हो जाएगा, लेकिन इसको भरने के लिए ये आ रहा है, इसको भरने के लिए ये आ रहा है, इसको भरने के लिए ये आ रहा है, इसका मतलब है कि अंदर में इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। दूसरी बात, डोपिंग जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा इसका कंडक्टिविटी, क्योंकि जित अब आप एक एटम को डोप किए तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री, दूसरे को डोप कर देंगे तो फ्री हो जाएगा, तीसरे को डोप कर देंगे 3 फ्री हो जाएगा, तो धीरे धीरे उसकी उस कंडक्टिविटी का रेंज है वो बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से जो कंडक्टर मिला इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी टाइप। और एक होता है एन टाइप। अब जैसे मान लीजिए आप फॉस्फोरस डाल, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन वहां से निकला, आया कौन, फॉस्फोरस, और आया तो तूफान मचेले आया, निकला था वो 4 लेके, ये आया कितना लेके 5, 4 4 के साथ सेट हो गया, बचा कौन, अब एक जो बचा ये अतिरिक्त ना बच गया, इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया। इलेक्ट्रॉन का अधिक हो जाना मतलब कैसा डेंसिटी, नेगेटिव डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होना, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और अधिक इलेक्ट्रॉन होके फ्री हुआ, इसलिए कैसा टाइप कहलाएगा, नेगेटिव टाइप। ये था एन टाइप और पी। इसमें फंसते कहाँ हैं आप उसको, जैसे इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे, तभी आपको हमें क्वेश्चन पूछेगा कि जर्मीनियम में सुनिए, आप यहाँ पर आप फंसते कहाँ हैं आप उसको समझिए, अधम मोबाइल लेके चले जाओ तो। अब जैसे आपसे क्वेश्चन कह दिया जर्मीनियम में हम डोपिंग करवा रहे हैं, इंडियम, जर्मीनियम में किसका डोपिंग चल रहा है, अब आपको कैसे पता कि आउटर मोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए तो आपको पढ़ुआ पढ़ते थे हम लोग, याद होना चाहिए। आप याद कीजिए ग्रुप 13 एलिमेंट, बैगन, आलू, गाजर, इन हम लोग बोला करते थे। देखिए आ गया ना इंडिया, ये ग्रुप 13 एलिमेंट है। अब ग्रुप 13 एलिमेंट है, इसका मतलब है कि 13 एलिमेंट है तो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन कम पड़ेगा और किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, ई टाइप का। इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। और दूसरा आप याद कीजिए, इसी यदि हम आर्सेनिक डालते हैं, जैसे बोल दिया कि हम जर्मीनियम आर्सेनिक का डोपिंग कर रहे हैं, तो बताइए किस तरह का सेमीकंडक्टर क्रिएट होगा, ये एन टाइप बनेगा। तो 15 एलिमेंट को याद रखने का एक तरीका बताया गया था, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार, और इससे भी ज्यादा एक याद रखा हुआ होगा, तुम लोग तो याद जरूर किया होगा। देखो देखो बोल रहा है यस सर, क्या रे लड्डू, निर्मला, प्रियंका, ऐश्वर्या, सबकी बीवी, इसको माइंड नहीं करना है, लेकिन इस लाइन से ये बात आसानी से याद हो जाती है, इस वजह से ये बोला गया। अदरवाइज तुम नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया को ही बीमार कर दो ना, वर्ल्ड कप जीत के चला गया। अब बताइए आर्सेनिक, शांत रहेंगे, आर्सेनिक पेंटावेलेंट का, पेंटावेलेंट एलिमेंट है ना, तो पेंटावेलेंट है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, किस टाइप का बना देगा, नेगेटिव टाइप का। तो ओवरऑल इस चैप्टर में इतने बात समझ में आ गई बात। अब जो क्वेश्चन आपको पीडीएफ मिला है, सुनिए एक मिनट, भी लोग ऑनलाइन है, जो भी लोग ऑफलाइन है, सब सुन लीजिए। यदि आप शारदा केमिस्ट्री चैनल नहीं ज्वाइन कर लीजिए,
कि हम अपने फायदे की बात नहीं कर रहे, आपके फायदे की बात। जितना भी क्वेश्चन है उसी पर जाएगा, और ऐप से यदि आप जुड़े हुए हैं तो ऐप में तो ऑलरेडी कंटेंट में जाएगा ही। अब बस एक दो क्वेश्चन देख लीजिए। एकदम छटपटा रहे हैं नहीं जी? भूख लग गया क्या? अरे अभी एक बिस्किट खरीदेंगे, सबको खिलाएंगे। चलिए सुनिए इधर, ज़्यादा नहीं, हम आपका बस 2 मिनट लेंगे, प्लीज़ शांत हो जाइए। इतना प्यार से कह रहे हैं, आदमी सुदामा टाइप के हैं, प्यार से ही कहेंगे। सुनो, असाइनमेंट जो दिया गया है हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी जो पीडीएफ में आपको मिला है, फर्स्ट चैप्टर में देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। सब चैप्टर का ऐसे ही आपको हार्ड कॉपी और पीडीएफ मिलेगा। इसमें आप देखिए, एससी बीसीसी और एफसीसी के लिए रेडियस क्या है, इफेक्टिव एटम्स कितने होते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। ट्रिकल बनाने के लिए याद कीजिए, ये जेड इंटू एम या एन इंटू बाई एक क्यू वोगाडो नंबर था। एकमात्र तो फॉर्मूला है पूरा का पूरा ट्रिकल सॉल्व करने के लिए सॉलिड स्टेट में। के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग इफिशियंसी, वाइट परसेंटेज, ये सब लिखा हुआ है ऑलरेडी, पढ़ाया गया है, तो आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। आप याद कीजिए, रेडियस रेशियो से संबंधित भी क्वेश्चन रहता है कि रेडियस रेशियो किस रेंज में रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और शेप क्या होगा। इसमें ज़्यादा बात है नहीं। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन, हम बस सुनो इधर, हम बस 3 क्वेश्चन अभी करेंगे। करेंगे क्या, कर चुके हैं, बस खाली आपको दिखा रहे हैं कि जैसे अब हम क्वेश्चन बनाएंगे 3, वैसे ही तुमको बना के लाना है 37। टोटल 37 क्वेश्चन है, वो सब आपको बना के लाना है। और कल हम एक एक करके क्वेश्चन, और जितना क्वेश्चन है सब पूछा हुआ क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हम अपने मन से दिए हैं, कुछ क्वेश्चन आईआईटी मेडिकल का है, क्योंकि कभी कभी बिहार बोर्ड पगलाता है तो कुछ, जैसे 18 में 2018 में टोटल उठा के आईआईटी का डाल दिया। इस बार के पाठक अलग है अंग रूप में, भी कहना मुश्किल है। चलिए देखिए इधर, आगे बैठ के खिस्सा करने की तमन्ना रखते हैं। वाह। सुनिए अब इधर, इधर देखिए क्वेश्चन। इस शांत, अरे लेट हो जाएगा तो। हम 3 क्वेश्चन बोले हैं, 3 क्वेश्चन करा के ही छोड़ेंगे, चाहे 9 का है न बजे। यदि शांत रहोगे तो हम करा के तुरंत छोड़ देंगे, नहीं शांत रहोगे तो फिर आप कहिएगा कि इस टाइम पर छुट्टी नहीं देते। आप ये तो सोचेगा कि नहीं, आप नाटक दुनिया भर का करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द डिवाइस फॉर्म्ड व्हेन जर्मेनियम इज डोप्ड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियम। बताइए किस टाइप का बनेगा सेमीकंडक्टर। इंडियम 3 इलेक्ट्रॉन वाला है, बैगन का आलू गाजर इन थैला। किस टाइप का बनेगा, बी टाइप का। क्या एक का बी मारने में दांती तो नहीं लग। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, इफ वी मिक्स ए पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज। पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट को हम डाल रहे हैं किसमें, क्रिस्टल लेटिस ऑफ जर्मीनियम। जर्मीनियम से ही बनता है। द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर फॉर्म, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी है तो एन टाइप होगा, 4 से ज्यादा ना 5 हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जाए। ये ये चैप्टर ऐसा है ना, जो पढ़ा हुआ होगा ना 5 से 7 मिनट में सब क्वेश्चन, सॉल्यूशन से तुमको असली समस्या शुरू हो कि उसमें कैलकुलेशन करना। आगे लिखा हुआ है, व्हेन मोल्टेन जिंक to the solid state, it assume SCP structure. The number of nearest neighbors of zinc, nearest neighbors mean coordination number. जिंक लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में गया ठंडा होने के, कह रहा है कि HCP स्ट्रक्चर पकड़ है कि बताइए नियरेस्ट नाइबर्स क्या होगा। आप याद कीजिए, SC का नियरेस्ट नाइबर 6 होता है, BCC का 8 होता है, FCC का 12 होता है, CCP का 12 होता है, HCP का 12 होता है। ये सब तो आपको याद रखना ही। का क्या सही आंसर होगा, 12। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, विच हैज SCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसमें तो सोचना ही नहीं है, तीसरा क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर है, क्या होगा इसका, जिंक। अब देखिए जिंक पर ही रुकिए मत, इनिशियल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, SC BCC या FCC। आप सारी आप रिवाइज करके नहीं आए। अब आप सुनिए इधर, इनिशियल स्ट्रक्चर को डिटेल में
ये सीएल स्ट्रक्चर को डिटेल में, क्या लास्ट में नहीं बताया गया था सॉलिड? ये ये किसका सीएससीएल नहीं बताया गया है? क्या बात करते, 8:8 का रेशियो होता है, क्यूबिक यूनिट होता है उसका, नहीं बताया गया है? पक्का? पता नहीं, हिंदी मीडियम में तो बताया हुआ था, हम हो सकता है हमें छोड़ बता देंगे। NaCl का सुनिए, NaCl का याद रखिए FCC होता है, CSCl का क्यूबिक होता है, RbCl का भी क्यूबिक होता है, Zn का HCP। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा तो हजारों कंपाउंड है, क्या हजारों को याद रखेंगे? हजारों को नहीं, सिलेबस में 4-5 है जिसको। जिंक के बारे में याद रखिए HCP स्ट्रक्चर होता है, NaCl के बारे में याद रखिए FCC, ये दोनों क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब इससे आगे आगे का आप ट्राई कीजिएगा, 5 से लेके 37 तक बन जाएगा। अभी जिनको क्वेश्चन हार्ड कॉपी लेना है ऑफिस से ले लीजिए, और जो सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं ऐप पर यदि है तब तो ऐप पर मिल ही जाएगा, नहीं तो शारदा केमिस्ट्री चैनल पे मिल जाएगा, नहीं तो व्हाट्सएप पर भी मंगा सकते हैं। नंबर है ना आपके पास? इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर भी मंगा सकते हैं क्वेश्चन, खाली बोल दीजिएगा कि आप किस क्लास से हैं और आपका मीडियम क्या है। आइए कल